कहानी का ये तीसरा भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। शाम के समय धारा के घर पर कोई दरवाजा लगातार पीटे जा रहा था। आ रही हूँ, सब्र तो करो। दरवाजे पर होती बार बार की दस्तक से परेशान होकर कावेरी जी अपने बालों को चूड़े में बांधती हुई दरवाजा खोलने पहुंची। दरवाजा खुलते ही सामने का नजारा देखकर कावेरी जी की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई और बॉल मुंह में ही अटक गए। कौन है मम्मी? पीछे पीछे धारा भी दरवाजे तक आई थी और बिना पलके झपकाए सामने देखने लगी। बॉल उसके भी मुंह से ना निकले। कावेरी जी, उनके पीछे धारा, उसके पीछे खड़े विशाल और वैदेही चारों ही आंखें फाड़े भौचक्के से घर की दहलीज पर खड़े नीलेश और उसके साथ खड़ी सोनल को देख रहे थे, जिसने इस वक्त कसकर नीलेश का हाथ पकड़ा हुआ था और नीलेश के पीछे थोड़ी छुपती सी नजरों को झुकाकर डर के साथ खड़ी थी। दोनों के गले में गेंदे और गुलाब की बनी मालाएं डली थी। सोनल की मांग में सिंदूर लगा था और माथे पर सिंदूर की बनी बिंदी देखकर ही पता चल रहा था कि दोनों शादी करके आए हैं। अंदर से चारों उन दोनों को हैरान नजरों से देख रहे थे और बाहर मोहल्ले के कुछ लोग खड़े ये तमाशा देख रहे थे और कुछ मनोरंजन होने का इंतजार कर रहे थे। यही तो फितरत होती है इंसानों की कि अपने घर के कलेशों को भूलकर दूसरों के घर में क्या हो रहा है झांकने पहुंच जाते हैं, और इस तरह का तमाशा तो फिर एक अलग ही आनंद और मनोरंजन लेकर आता है सबके लिए। सारे हालातों का जायजा लेकर धारा ने तुरंत आगे आकर नीलेश और सोनल को घर के अंदर किया और तमाशा देखने की हसरत लिए खड़े पड़ोसियों के मुंह पर दरवाजा बंद करके उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। कावेरी जी अभी भी वैसी ही स्थिति में खड़ी थी, उनसे कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। चलो सब अंदर, दरवाजे पर मत खड़े रहो। धारा के कहते ही सब चुपचाप अंदर जाने को मुड़े ही थे कि कावेरी जी की आदेशात्मक आवाज आई, रुको, ऐसे कैसे अंदर चले जाएंगे? वो गुस्से से नीलेश और सोनल को घूरती हुई उनके आगे आकर खड़ी हो गई। ये क्या किया तुमने? कावेरी जी ने गुस्से में आकर पूछा। वो हमने शादी कर ली मंदिर में। नीलेश जो हर वक्त अकड़ता हुआ बोलता था, पहली बार कुछ बोलते हुए झिझका था। दिख रहा है कि शादी कर ली है, कावेरी जी ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। अब वो सोनल को भी गुस्से से घूर रही थी और सोनल डर के मारे नीलेश के पीछे छुपी जा रही थी। थोड़ी शर्म नहीं आई कि घर में माँ से पूछ ले या फिर बता ही दे? बाप क्या छोड़ गया तुम्हारा? तुम लोगों की नजरों में माँ की कोई इज्जत ही नहीं रही। गुस्से से बोलते हुए कावेरी जी की आंखें नम होने लगी। बोलते हुए वो हांफने भी लगी थी। बाकी घर के तीनों सदस्यों के लिए ये अनोखा ही नजारा था। आज पहली बार माँ के लाडले बेटे को डांट पड़ रही थी और वो बिना कुछ बोले सर झुकाकर सुन भी रहा था। वो क्या है ना कि इसका यानी सोनल के बाप मतलब इसके पापा ये शादी होने नहीं देते। अगर बता देते तो, नीलेश ने हकलाते हुए कहा। उसको इस तरह बोलते देखकर तीनों भाई बहनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। खुलकर हंसने की हिम्मत तो किसी में भी नहीं थी। तो हमें तो बताता, कोई खबर तो देता, हम नहीं थे क्या? कावेरी जी ने एक हाथ नचाते हुए कहा। दूसरा हाथ उनकी कमर पर था। सब जल्दी में हो गया, टाइम ही नहीं मिला किसी को बताने का, नीलेश ने बेचारी सी सूरत बनाते हुए कहा और सोनल की तरफ देखा तो उसने भी हाँ में जोर से सिर हिलाकर नीलेश की बात का समर्थन किया। कावेरी जी ने गुस्से में कहा, अच्छा तो ऐसा क्या हो गया था जो जल्दी में ये सब करना पड़ा? कहीं ये पेट? कहते हुए कावेरी जी ने अपने होठों को साड़ी के पल्लू से ढक लिया और बुरी तरह सोनल को घूरने लगी। कैसी बातें कर रही हो मम्मी? मेरे छोटे भाई बहनों के आगे इज्जत खराब करवाओगी क्या? नीलेश ने चिढ़ते हुए कहा। वो वापस अपने पुराने अवतार में आने लगा था। फिर क्यों क्या ये सब? कावेरी जी ने पूछा। वो आज इसका बाप मतलब इसके पापा घर में नहीं थे तो हमने भाग के शादी कर ली, नीलेश ने बड़े फख्र से बताया, जैसे कोई महान काम करके आया हो। वाह वाह, क्या मुहूर्त निकाला है देखो तो। बाप घर में नहीं है तो चलो शादी ही कर लो। कावेरी जी के कहते ही धारा, वैदेही और विशाल तीनों ही अब मुंह दबाकर हंसने लगे। उनको हंसते देखकर नीलेश पूरी तरह चिढ़ गया। कोई और दिन होता तो तीनों कब के पिट गए होते। सोनल का भी अब मुंह बनने लगा था।
खड़े खड़े थक गया हूँ, अंदर जाने दोगी अब? नीलेश ने परेशान होते हुए कहा और अंदर जाने लगा। रुको, ऐसे कैसे अंदर चले जाओगे? कावेरी जी ने उनको रोका और वापस बाहर का दरवाजा खोल दिया और दोनों को पकड़कर वापस दरवाजे की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। अब तो नीलेश को गुस्सा आने लगा था। वो कुछ कहता उसके पहले ही कावेरी जी ने कहा, अब घर में बहू ले ही आया है तो कम से कम कोई शगुन तो करने दे। जा धारा, पूजा की थाली ला, दिया लगा लाना घी का। वेदू, तू जाकर रसोई घर से लोटे में चावल भर ला, साथ में सरसों का तेल भी ले आना। उनकी बात सुनकर नीलेश और सोनल का चेहरा खिल उठा। दोनों चुपचाप हाथ पकड़े खड़े हो गए। आदेश मिलते ही दोनों बहनों ने नीलेश और सोनल के स्वागत की तैयारी कर दी। पूजा की थाली लिए कावेरी जी ने दोनों की आरती उतारी और तिलक लगाकर पहले सोनल को अंदर आने को कहा, साथ ही चावल के लोटे को पैर से छुआ के अंदर की तरफ धकेलने को कहा। दोनों अंदर आए तो उनके पीछे से झांकते हुए पड़ोसी भी खड़े थे, जो मजे लेकर सब देख रहे थे। अरे नीलेश की मम्मी, बहू आ गई घर में अब तो आपके। कम से कम मोहल्ले वालों का मुंह तो मीठा करवा दो। पड़ोसन घर में घुसने को ही तो कावेरी जी तुरंत उसके आगे आकर खड़ी हो गई। अभी बहुत रात हो गई है, कल आना, बहू की मुंह दिखाई में गिफ्ट लेकर आओगी, तभी मुंह मीठा करवा दूंगी, ठीक है? कहते हुए कावेरी जी ने उनके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया और गिफ्ट का नाम सुनकर सारी औरतें बुरा सा मुंह बनाकर अपने घर चल दी। खाना खाकर आए हो या खाओगे अभी? कावेरी जी ने अंदर आते हुए पूछा। कावेरी जी की बात सुनकर नीलेश बोला, मंदिर में शादी की है, किसी होटल या रिजॉर्ट में नहीं जो खाना खाकर आए। क्यों सोनल, सही कहा ना? उसकी बात सुनकर सोनल ने हाँ में सिर हिला दिया। कावेरी जी दोनों को घूर कर देख रही थी कि कैसे उनका बेटा अभी से सोनल सोनल की रट लगाने लगा है। धारा, जो भी खाना बचा है दोनों को परोस दे। और वेदू, तू जाकर कमरा ठीक कर दे छोटे वाला, भाई भाभी के लिए। आदेश देकर वो दूसरे कमरे में जाने लगी कि बीच में ही विशाल चिल्ला पड़ा, ये दोनों इस कमरे में रहेंगे तो मैं कहाँ रहूंगा? उसकी बात सुनकर सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। नीलेश के चेहरे पर तो गुस्सा साफ दिखने लगा था, पर वो अभी शांत ही रह रहा था। तुम हमारे साथ दूसरे कमरे में रह लेना, कावेरी जी ने निदान निकालते हुए कहा। मैं नहीं रहने वाला तुम औरतों के बीच, मैं पहले ही कह देता हूँ। हाँ, विशाल तमतमाते हुए बोला। अब वो सोनल को घूर रहा था। धारा रसोई के दरवाजे पर खाने की थाली लिए खड़ी ये सब सुन रही थी और आने वाले दिनों में होने वाले कलेश का उसको अंदाजा हो गया था, साथ ही घर में बढ़ने वाले खर्च का भी। ये सब कुछ अब उसको भी झेलना पड़ेगा। वो कर भी क्या सकती थी? दोनों को खाना परोस कर वो कमरे में आ गई। आज जो भी हुआ वो उसके बारे में ही सोच रही थी। बिना काम धंधे, बिना नौकरी के आखिर उसका भाई शादी किस बलबूते पे कर लाया? सिर्फ उसकी कमाई के ऊपर उसने शादी कर ली। अगर माँ भाई के ऊपर पहले ही कुछ सख्ती करती तो आज वो कुछ ना कुछ काम कर रहा होता और आज उसके शादी करने पर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। पर अब क्या कर सकते हैं, अब तो उसको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। धारा सोने के लिए लेट गई और सोचते सोचते कब उसकी आंख लगी उसे पता भी नहीं चला। सुमेर जी की हवेली में सुमेर जी के कमरे में अंधेरा था और खुली खिड़की से आती हल्की सी चंद्रमा की रोशनी से बस दिखने भर का उजाला था। सुमेर जी अपनी आराम कुर्सी पर आंखें मूंदे बैठे थे। कुर्सी होले होले हिल रही थी और कमरे में हल्की आवाज में गाना बज रहा था। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। सुमेर जी अक्सर ये गाना सुना करते थे। पुराने 70-80 के दशक के गाने उन्हें बहुत पसंद थे और ये तो सबसे मनपसंद गाना था जिसको वो हमेशा अपनी पत्नी सुरेखा जी के साथ सुना करते थे। आज भी सुनते हुए उनकी आंखों की कोर नम हो गई थी। अपने जीवन के खालीपन को वो बस यही गीत सुनकर कुछ देर के लिए कम करने की नाकाम कोशिश करते थे, पर यही गीत उनको उन्हीं लम्हों में ले जाता और जीवन में आए इस बदलाव की पीड़ा उनको साल जाती, पर परेशानी में उनको कोई रास्ता नहीं सूझता। तो यही गीत चलाकर तन्हाई में बैठ जाते और महसूस करते कि वो अकेले नहीं हैं।
सुरेखा जी हैं उनके पास। परिवार की खुशियों और सुख की खातिर उन्होंने खुद को कारोबार में झोंक दिया और यही व्यवस्था उनके जीवन को सुना कर गई। सुरेखा जी उनको छोड़कर चली गई और उन्होंने भी रोकने की कोशिश नहीं की। जब मन ही साथ नहीं है तो फिर जबरदस्ती का साथ कैसा। पर सुरेखा जी की जगह वो किसी और को ना दे सके, उनके लिए वही उनका पहला और आखिरी प्यार था। हाँ, अक्सर उनकी याद में अकेले में अपनी आंखें जरूर नम कर लेते थे, पर अपना दुख किसी के सामने बयान ना कर पाते। मान और विराज के सामने तो बिल्कुल नहीं, वरना वो दोनों भी टूट जाते। बड़ी मुश्किल से संभाला था उन्होंने उन दोनों को। बिना माँ के बच्चों को पालना एक पिता के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसलिए रघुवीर जी और सरस्वती जी अपने गांव की सारी जमीन जायदाद और हवेली पर ताला लगाकर उसे अपने मुनीम के हाथों संभालने को देकर यहाँ आ गए थे कि बेटी के जीवन में आए इस दुख में वो उसका साथ दे सके और उसके बच्चे परिवार को बिखरने ना दे। किसी ने दरवाजा नॉक किया, पर शायद सुमेर जी ने सुना नहीं। दरवाजे पर सरस्वती जी थी, जो खुद से ही दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। कमरे में अंधेरा देखकर और गाने को सुनकर सरस्वती जी अपने बेटे के दिल का हाल जान गई। सुमेर बेटा, खाना नहीं खाना आज? चलो उठो, सब इंतजार कर रहे हैं। अभी भूख नहीं है माँ, बाद में खा लूंगा, अभी आप सब खाइए। सुमेर जी उसी प्रकार कुर्सी की पुष्ट पर सिर टिकाकर आंखें मूंदे बोली। सरस्वती गुस्से में बोली, सुरेखा का गम खा खा कर ही पेट भर लेता है, भूख कहाँ से लगेगी? छोड़ उसको, क्या याद करना जो तुझे और तेरे प्यार को छोड़कर चली गई? ऐसा कुछ नहीं है माँ, बस वैसे ही मन है थोड़ी देर आराम करने का। आप चिंता मत करिए, मैं बाद में खा लूंगा, सुमेर जी ने सरस्वती जी को समझाते हुए कहा। तो सरस्वती जी बोली, कोई बात नहीं, तू बाद में खाएगा तो मैं भी तेरे साथ बाद में खा लूंगी। अभी हम माँ बेटा बैठकर बातें करेंगे। सरस्वती जी भी कहाँ मानने वाली थी। माँ, सब इंतजार कर रहे होंगे, जाइए। अब की बार सुमेर जी ने आंखें खोलकर सरस्वती जी की तरफ देखते हुए कहा, पर उनकी लाल आंखों को सरस्वती जी ने देख लिया। सरस्वती जी अपने बेटे की हालत देखकर उदास स्वर में बोली, किस बात की चिंता है बेटा? एक बार अपनी माँ से भी कह दे, कुछ नहीं कर पाई तब भी तेरा मन हल्का हो जाएगा। सुमेर जी बोले, ऐसा कुछ नहीं है माँ, आप बेकार में परेशान हो रही हैं। सुमेर जी की आवाज में थकावट महसूस हो रही थी। सरस्वती जी उनके सिर पर हाथ फेर कर बोली, परेशानियां बेकार की कभी नहीं होती बेटा, बहुत मोल की होती हैं, इतनी महंगी कि उनकी कीमत हमारी खुशियां, हमारे जीवन का सुख चैन होता है। सुरेखा की ही चिंता है ना तुझे? माँ, सुमेर जी ने उकताहट के साथ कहा। सरस्वती जी अब उन्हें डांटते हुए बोली, क्या मामा, सच बता। सुमेर जी परेशान स्वर में बोले, क्या बताऊं माँ? फिर वो परेशान होकर अपनी कुर्सी से खड़े होकर खिड़की पर आ गए और बोले, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे बेटे की शादी में उसकी मां नहीं होगी, ये तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा मेरा परिवार। कहते हुए सुमेर जी की आंखें नम हो गईं। सुरेखा को बुलाता हूँ तो मान से बर्दाश्त नहीं होगा, वो शादी में शामिल भी नहीं हो पाएगा मन से, और नहीं बुलाता तो यह गलत लगता है मेरे ज़मीर को, क्योंकि बच्चों पर तो उसका भी उतना ही हक है, उसके बेटे की शादी है। नहीं बुलाया तो अन्याय होगा उसके साथ, और मुझसे कभी शिकायत की इस बात को लेकर तो क्या जवाब दूंगा उसे? पर मान का सोचता हूँ तो हिम्मत नहीं होती उसे बुलाने की। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। समस्या सच में बड़ी थी और इस वक्त तो उसका हल सरस्वती जी के पास भी नहीं था। सरस्वती जी उन्हें दिलासा देते हुए बोली, सब बैठकर बात करेंगे और साथ में मान को भी समझाने और मनाने का प्रयास करेंगे, तो चिंता ना कर, सब ठीक होगा। अब बड़ा हो गया है वो, समझेगा तुझे भी और तेरी मजबूरी भी। सुमेर जी दुखी स्वर में बोले, वो नहीं समझेगा माँ, मैं उसके मन की पीड़ा को समझता हूँ। माँ के आंचल को तरसा है मेरा बेटा, और यही बात जहर भर गई उसके मन में। जब सुरेखा उन दोनों से मिलने आती थी तो जिद करता था कि वो रुक जाए यहीं उसके पास, और जाने के बाद घंटों रोता रहता था माँ के लिए। धीरे धीरे उसने भी अपना मन कठोर कर लिया, पर ऐसा कठोर कि नफरत ही भर ली उसने सुरेखा के लिए अपने मन में। सरस्वती जी बोली, बुरा मत मानना सुमेर, पर इसमें गलती सुरेखा की भी कम नहीं है। कुछ भी करने से पहले एक बार माँ बनकर तो सोचती। उसे तेरी परिवार के प्रति उदासीनता और लापरवाही तो दिखी, पर अपने बच्चों का प्यार नहीं दिखा।
कैसे मन कठोर करके चली गई वो उस आदमी के साथ। बच्चों की खातिर माँ क्या कुछ नहीं कर गुजरती। उससे तेरा इंतजार ना हुआ। परिवार सब्र और संतोष से चलते हैं, क्या उसमें इतना भी सब्र नहीं था? उस आदमी का प्यार दिखा, अपने बच्चों की तड़प नहीं दिखी, उनका मासूम बचपन नहीं दिखा जो बिना माँ के बीता है। मान भी गलत नहीं है बेटा। सरस्वती जी की बात सुनकर सुमेर जी बोले, मैंने कब कहा कि वो गलत है? पर हम सुरेखा से उसका हक नहीं छीन सकते। वो इस पर सवाल करेगी तो क्या जवाब दूंगा उसे? सरस्वती जी बोली, तुझे जवाब देने की जरूरत भी नहीं है। अगर नहीं आ सकी तो ये उसके खुद के किए का फल है। मेरे लिए अपने बच्चों से बढ़कर और उनकी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर मान नहीं चाहेगा तो सुरेखा नहीं आएगी। हाँ, सरस्वती जी ने कठोरता से अपनी बात कही थी। बच्चों का दुख उनको भी साधता था। सुमेर जी बोले, पर यह सही नहीं है माँ। सरस्वती जी बोली, चल ठीक है, मैं बात करूंगी मान से इस बारे में और उसे समझाने का भी प्रयास करूंगी, पर होगा वही जो बच्चे चाहेंगे। सरस्वती जी का निर्णय सुनकर सुमेर जी ने भी लाचारी और सहमति से अपना सिर हिला दिया। फिर सरस्वती जी उन्हें जबरदस्ती अपने साथ खाना खाने के लिए ले आई। रात को होटल से डिनर करके निकले मान ने संजना से पूछा, लॉन्ग ड्राइव पर चले? और ये कहकर कार का दरवाजा खोल दिया संजना के लिए और खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर संजना के जवाब का इंतजार करने लगा। संजना ने बहुत धक्के से लहजे में जवाब दिया, सॉरी मान, आज नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज किसी और दिन। उसकी बात सुनकर मान बोला, ओके, झील पर चलते हैं, वहां की ठंडी हवा से तुम्हें रिलैक्स फील होगा। मान ने दूसरा ऑप्शन दिया, प्लीज आज कहीं और नहीं जाना, बस मुझे घर छोड़ दो। संजना ने सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, ओके, फिर तुम्हें एक बात तो माननी ही पड़ेगी मेरी। माँ ने कार ड्राइव करते हुए कहा, वो क्या? संजना ने पूछा, थोड़ा रुको, बताता हूँ। सामने देखते हुए मान ने कहा और कुछ पल बाद ही गाड़ी एक फुटपाथ के किनारे लगा दी और उतर कर वहां खड़ी आइसक्रीम की कार्ट के पास जाकर 2 आइसक्रीम ले आया और एक संजना को थमा दी। बचपना नहीं गया तुम्हारा लगता है? संजना ने मुस्कुराते हुए कहा और मान के हाथ से आइसक्रीम ले ली। मान मुस्कुराते हुए बोला, ये बचपना ही तो जिंदा रखता है हमें और इसे तो मैं बुढ़ापे तक रखूंगा, अपने बच्चों तक के बूढ़े हो जाने तक भी। मान ने ये बात कहते हुए अपनी एक आंख दबा दी और मुस्कुराते हुए आइसक्रीम खाने लगा, पर उसकी बात सुनकर संजना के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसने चेहरा विंडो की तरफ घुमा लिया। उसकी ऐसी हरकत देखकर मान को लगा कि वो शर्मा रही है। वो खुश होकर बोला, तुम तो अभी से शर्माने लगी संजना। हाउ स्वीट, कितनी प्यारी हो तुम, आई लव यू। संजना को ऐसी में भी हल्का पसीना आने लगा। घबराहट उस पर हावी होने लगी, जिसे उसने अपनी मुस्कुराहट से दबाने की नाकाम कोशिश भी की और मान की तरफ देखकर बोली, मान प्लीज मुझे अब घर छोड़ दो। फिर उसने कार की विंडो खोलकर अपनी आधी बची आइसक्रीम बाहर फेंक दी। मान ने उसे आइसक्रीम फेंकते देखकर पूछा, क्या हुआ? उसकी इस हरकत से मान को बुरा लगा, लेकिन फिर संजना का परेशान चेहरा देखकर वो भी परेशान हो गया। संजना बोली, कुछ नहीं, बस घर छोड़ दो प्लीज। संजना के बार बार कहने से मान ने भी तुरंत कार स्टार्ट की और कुछ ही मिनटों में वो संजना के घर के बाहर था। मान उसे देखकर बोला, लो आ गया तुम्हारा घर, ज्यादा प्रॉब्लम हो तो तुम्हारे हॉस्पिटल में ले चलो। मान को फिक्र होने लगी थी कि अचानक क्या हुआ है। संजना बोली, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से मैनेज कर लूंगी। तुम भूल रहे हो कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ। मान बोला, हाँ, पर अचानक हुआ क्या? परेशानी मान के चेहरे पर दिख रही थी। शायद ज्यादा ही थक गई हूँ और कुछ नहीं, तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। और हाँ, डिनर के लिए थैंक्स। संजना ने मुस्कुराते हुए कहा और कार से नीचे उतर गई। मान भी अपनी साइड से उतरकर संजना की तरफ आया, चलो अंदर। संजना ने उसे पास आते ही औपचारिकतावश कहा, नहीं आज नहीं, फिर कभी आऊंगा, तुम जाओ और आराम करो, गुड नाइट। कहते हुए मान ने संजना को साइड हक किया और अंदर जाने का इशारा कर दिया। ओके, गुड नाइट कहकर मुस्कुराते हुए संजना घर के अंदर चली गई और मान वहीं कार के पास खड़े होकर उसे जाते हुए देखता रहा। अचानक से संजना के बदले व्यवहार से वो भी परेशान था। एक गहरी सांस लेकर मान भी वापस कार में बैठा और वहां से निकल गया।
घर में आते ही संजना जल्दी से अपने कमरे में आ गई और आते ही वंश को कॉल लगा दिया। मुझसे नहीं होता वंश, उसके साथ रहना, उसकी बातें खलती हैं मुझे, और उसका आई लव यू कहना दिमाग की नसें फटने लगती है मेरी। संजना वंश को अपनी बेचैनी बताने लगी। बस कुछ टाइम की बात है मेरी जान, फिर इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी ही हम शादी कर लेंगे, फिर तुम्हारा उससे हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। खैर ये बताओ फाइल लेकर आई? वंश ने पूछा तो संजना मुंह बनाकर बोली, हाँ तभी तो उसको इतना झेला है, वरना तो वहां जाती भी नहीं, कहकर संजना ने अपने बैग से एक मुड़ी हुई फाइल को निकाल कर देखा। बहुत परेशान हो? वंश ने प्यार जताते हुए कहा। एक काम करो, मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगा। इस वक्त इतनी रात में, और पापा भी घर में हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, संजना ने चिल्लाते हुए कहा। प्लीज मेरा तो सोचो यार, 2 दिन से नहीं मिला तुमसे, और आज शाम पूरी तुमने उसके साथ गुजार दी। मेरे दिल पर क्या बीत रही थी पता भी है? प्लीज चलिए आओ। वंश ने संजना को इस तरह प्यार में डूबे शब्दों से कहा कि उसका मना करने का मन नहीं हुआ, बल्कि उसका खुद का दिल वंश के पास जाने को तड़पने लगा। तभी सुधा जी संजना के कमरे के बाहर से गुजरी और उसको किसी से फोन पर बात करते देखकर कमरे के अंदर आते हुए बोली, किससे बात कर रही हो संजना? दूसरी तरफ सुधा जी की आवाज सुनते ही वंश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मम्मी जी से बात करवाओ संजना। वंश के कहते ही संजना ने फोन सुधा जी की तरफ बढ़ा दिया। प्रणाम मम्मी जी। वंश की चाशनी से भी मीठी आवाज सुनकर सुधा जी के होंठों पर मुस्कान आ गई और वो खुश होकर बोली, खुश रहो बेटा, कैसे हो? वंश बोला, आपका आशीर्वाद है मम्मी जी। आप बताओ आप कैसी हो? सुधा जी ने जवाब दिया, मैं भी अच्छी हूँ बेटा। और मेरा गिफ्ट कैसा लगा आपको? वंश ने सुधा जी से पूछा तो सुधा जी मुस्कुराते हुए बोली, बहुत खूबसूरत हार है बेटा, पर इतना महंगा तोहफा भेजने की क्या जरूरत थी? तोहफा तो मुझे तुम्हें देना चाहिए ना, न कि तुमसे लेना। वंश मीठे लहजे में बोला, आपसे तो मुझे मेरे जीवन का सबसे अनमोल तोहफा मिल चुका है मम्मी जी। मेरी संजना, उससे कीमती तो कुछ नहीं मेरे जीवन में। फिर भी आपको कुछ देना है तो बस अपना आशीर्वाद बनाकर रखिए मेरे सिर पर। आप तो जानती हैं कि आप क्या मायने रखती हैं मेरे लिए। आप में ही मैं अपनी माँ को देखता हूँ। वंश की बातों में चाशनी के साथ भावुकता भी खुलने लगी। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा ही तुम्हारे साथ है बेटा। सुधा जी भी उतनी ही मिठास से बोल रही थी और उन दोनों को बातें करते देखकर संजना चुपचाप खड़ी मुस्कुरा रही थी। अच्छा मम्मी जी, एक फेवर चाहिए आपसे। वंश ने अपना पासा फेंका। हाँ बोलो बेटा। वंश बोला, क्या मैं संजना को कुछ देर के लिए अपने साथ ले जा सकता हूँ? सुधा जी असमंजस में बोली, इतनी रात को? उसके पापा भी घर में है बेटा, उनको पता चल गया तो? सुधा जी ने अपनी लाचारी बताई तो वंश जिद करते हुए बोला, प्लीज मम्मी जी आप कुछ कीजिए ना, बस कुछ देर की बात है, मैं वापस संजना को छोड़ जाऊंगा कसम से। कुछ सोचते हुए सुधा जी ने जवाब दिया, ठीक है पर जल्दी संजना को छोड़ जाना, ज्यादा देर मत लगाना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। वंश खुश होकर बोला, थैंक यू सो मच मम्मी जी, मैं 1 घंटे में ही उसे वापस छोड़ जाऊंगा। वंश की खुशी उसकी आवाज से झलक रही थी, जिसे सुनते हुए सुधा जी भी मुस्कुरा उठी और संजना की तरफ देखकर उसे जाने का इशारा किया। सुधा जी संजना से बोली, मैंने तेरे आने के बारे में तेरे पापा को बताया नहीं है, तो तुम अभी चली जाओ, वो अभी नींद में हैं, पर टाइम से आ जाना, अगर जा गए तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, समझी? कहते हुए सुधा जी ने फोन संजना को दे दिया और कमरे से बाहर चली गई। संजना ने फोन कान से लगाया। बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। संजना के कुछ कहने से पहले ही वंश ने उसे बाहर आने को कहा। तुम बाहर ही हो? सुनकर संजना को आश्चर्य हुआ तो वंश मुस्कुराते हुए बोला, तब से जान जब से तुम वापस आई हो। संजना खुश होकर बोली, मतलब तुम? संजना की आंखें आश्चर्य और खुशी से बड़ी हो गई। वंश बोला, उस होटल से तुम्हारे साथ हूँ, अब जल्दी आओ। संजना खुश होकर बोली, बस अभी आई। फोन सुनते हुए ही संजना कमरे से बाहर निकली और दबे पांव घर से बाहर निकल गई। उसके दूसरे हाथ में एक फाइल थी। सामने कुछ दूरी पर अंधेरे में वंश की ब्लैक कार खड़ी थी, जिसकी हेडलाइट जल रही थी।
कार में बैठते ही संजना ने मुस्कुराकर वंश की तरफ देखा और कसकर उसके गले लग गई। वंश ने भी तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया। फिर उसने संजना से वो फाइल ले ली और उसे लेकर वहां से चला गया। अगले दिन धारा प्रीति के घर गई उससे मिलने और उसने नीलेश की शादी करने की खबर उसे सुनाई तो वो आश्चर्य से बोली, क्या सच में नीलेश भैया ने शादी कर ली? प्रीति की आंखें आश्चर्य से फैल गई थी और उसको ये खबर देते हुए धारा की हंसी नहीं रुक रही थी और उसको इसने हंसते देखकर प्रीति को चिढ़ मचने लगी थी। वो चिढ़कर बोली, हंस क्यों रही है? इसमें हंसने वाली क्या बात है? मुझे हंसी तेरी शक्ल देखकर आ रही है और अगर कल तू होती ना मेरे घर पर तो तू भी हंस रही होती अभी। धारा मजे लेकर नीलेश की शादी की खबर दे रही थी। पता है मम्मी से कहते हैं कि आज सोनल के पापा घर पर नहीं थे तो हमने शादी कर ली। कहते हुए धारा बुरी तरह हंस रही थी और अब प्रीति भी हंसने लगी। धारा आगे बोली, और मम्मी का जो हाल था ना उस वक्त, हम तीनों की हंसी रुक नहीं रही थी और हम खुलकर हंस भी नहीं पा रहे थे। एक तरफ गुस्से में मम्मी और दूसरी तरफ नीलेश भैया। और तूने बात की उनसे? प्रीति ने धारा को चाय पकड़ाते हुए पूछा। उनसे किनसे? धारा ने चाय लेते हुए पलट कर प्रीति से पूछा तो वो बोली, अरे वही तेरी नई नवेली भाभी से। धारा बोली, नहीं अभी तक तो नहीं, रात में ही तो आई है, पर हाँ उनको एक दो बार देखा है मैंने। अच्छा सुन, तो दिन में आंटी जी को लेकर घर चले जाना, मम्मी ने बुलाया है, छोटी सी पूजा रखवाई है भाई भाभी के लिए, साथ में भाभी की मुंह दिखाई की रस्म भी हो जाएगी। अरे पर तू तो आज भी काम पर जा रही है, प्रीति ने आश्चर्य से कहा तो धारा बोली, हाँ क्योंकि हमारे भाई साहब ने ये कारनामा करने से पहले बताया नहीं ना, पहले से पता होता तो ऑफिस से छुट्टी ले लेती। अब अचानक छुट्टी करना अलाउ नहीं है, तो थोड़ा जल्दी जाना ताकि मम्मी को थोड़ी मदद मिल जाए। वैदू कादू तू जानती है, धारा ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा तो प्रीति बोली, हाँ पर तू मम्मी से बोल दे, फिर हम चले जाएंगे और सब मैं देख लूंगी, वहां जाकर तू चिंता मत कर। प्रीति ने धारा को तसल्ली दी और दोनों नीचे उतर कर आ गई। सुमेर जी की हवेली में सुबह के समय गुड मॉर्निंग दादी बुआ, विराज ने डाइनिंग टेबल में आते हुए कहा और चेयर खींच कर बैठ गया। दादी बुआ बोली, जीता रहे, मान की तरह उठा नहीं क्या अभी तक? विराज ने जवाब दिया, वो जॉगिंग के लिए गया है दादी बुआ, आता ही होगा। विराज ने अपने ग्लास में जूस डाला और पीने लगा। मैं इधर हूँ दादी बुआ। बाहर से पसीने में भीग कर मान अंदर आया। ब्लैक ट्रैक सूट पहने, हाथ में महंगी स्मार्ट वॉच और स्पोर्ट्स शूज। सुबह सुबह पूरे स्टेशन में निकलते हैं जनाब। दादी बुआ ने मान को देखकर कहा तो मान मुस्कुरा दिया और बोला, दादी कहाँ है, दिख नहीं रही? वो मंदिर जाने की तैयारी कर रही है, तू भी जल्दी से नहा कर आ जा, मंदिर जाना है शादी का निमंत्रण देने। कलावती जी ने मान को बताया और घर के मंदिर की ओर चली गई। आप जॉगिंग पर क्यों नहीं चले आज? मान ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, जो नहा धोकर हल्के गुलाबी कुर्ते और सफेद पजामे में पूरा तैयार बैठा था। मैंने आज घर के जिम में ही वर्कआउट कर लिया था। विराज ने अपना जूस खत्म करते हुए जवाब दिया। आप मिलते नहीं हो आजकल, कहाँ रहते हो? मान ने अपना एनर्जी ड्रिंक उठाकर पीते हुए पूछा। विराज मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा बेटा मैं नहीं मिलता, कल कहाँ गायब थे? शादी मेरी होने वाली है और डिनर डेट तुम्हारी चल रही है। मान ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब भाभी आपको भाव नहीं देती तो मैं क्या करूं? विराज उठते हुए बोला, तेरी तो। विराज के उठते ही मान सीढ़ियों की तरफ भागा और सामने से आते रघुवीर जी को देख कर रुक गया। गुड मॉर्निंग दादू कहते हुए मान अपने रूम की तरफ चला गया। रघुवीर जी मुस्कुराते हुए मान को जाता देखकर विराज के पास आकर बैठ गए। सुमेर जी भी तैयार होकर नीचे आए। आज सभी ने मंदिर के हिसाब से कुर्ते पजामे पहने थे। किचन से मैड नाश्ता लाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करने लगी तो दोनों ने ये कहकर मना कर दिया कि निराहार ही मंदिर जाएंगे। कुछ ही देर में सभी मंदिर जाने के लिए तैयार थे। सरस्वती जी ने हाथ में पूजन सामग्री का थाल पकड़ रखा था और कलावती जी ने निमंत्रण पत्र और भोग के लिए फल और मिठाई एक थाल में सजाकर पकड़े थे। पापा जी, सुमेर जी को आवाज लगाता मान ऊपर से नीचे आते हुए उनके बीच आकर खड़ा हो गया। हाँ बोलो, सुमेर जी ने मान की तरफ देखकर कहा तो मान हिचकिचाते हुए बोला, वो मैं ये कह रहा था कि आप उनको भी बुला लो। मान खुलकर कुछ कह नहीं पा रहा था और उसकी अधूरी बात सुनकर सभी उसका चेहरा देखने लगे। किसको बुला लूं?
सुमेर जी ने असमंजस में पूछा, क्योंकि उनको अच्छे से समझ नहीं आया कि मान कहना क्या चाह रहा है। मान सभी के चेहरे देखने लगा। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। उसको भी कहते हुए संकोच हो रहा था। वो अटकती आवाज में बोला, वो आप उनको भी बुला लो। भाई की शादी है, वो नहीं होंगी तो सही नहीं रहेगा ना। भाई बेटे हैं उनके। मान की बोल और आवाज हल्की होने लगी कहते कहते। मान की बात समझ में आते ही सुमेर जी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और उसकी तरफ देखते हुए पूछा, और तुम्हारी क्या लगती है वो? सुमेर जी के पूछने पर मान जवाब ना देकर सिर झुकाकर रह गया, पर मुंह ना खोल सका। सुमेर जी बोले, तुम? माहौल की गंभीरता को देखते हुए सरस्वती जी बीच में बोल पड़ी, हाँ हाँ क्यों नहीं, आज ही उनको भी निमंत्रण पत्र भिजवा देंगे। पर अभी चलो, शुभ काम में देरी नहीं करते और खुशी खुशी घर से जाते हैं, ताकि सारे कार्य भगवान निर्विघ्न पूरे करें। सरस्वती जी की बात सुनते ही सभी बाहर खड़ी गाड़ियों की तरफ चल दिए। सबसे पीछे मानी था। उसे अभी भी घबराहट हो रही थी। ये बात उसने कितनी मुश्किल से कही थी, ये वही जानता है। उस रात देर होने पर वो भी सुमेर जी और सरस्वती जी को बुलाने उनके कमरे तक आया था और उनकी बातें सुनकर बिना कुछ बोले वापस चला गया था। खैर, इस वक्त सभी के चेहरे पर मुस्कान थी और सरस्वती जी की चिंता दूर हो चुकी थी, जो सुमेर जी को परेशान देखकर तभी से हो रही थी। सुमेर जी भी खुद को कुछ हद तक हल्का महसूस कर रहे थे, जैसे एक बोझ कम हो गया हो। इधर दारा को घर आते आते शाम हो चुकी थी। अंदर आंगन में रसोई के सामने बैठी कावेरी जी अपने सामने रखे सामानों को मुंह बनाकर देख रही थी। उनके बगल में बैठी वैदेही भी सामानों को देख रही थी, इस उम्मीद से कि कुछ उसके भी मतलब का मिल जाए। ये वो सामान थे जो आज सोनल को मुंह दिखाई में मोहल्ले वालों से मिले थे। बिंदी, नेल पेंट, लिपस्टिक और भी मेकअप के सामानों के अलावा आर्टिफिशियल हार के सेट और चूड़ियां, कंगन रखे थे। थोड़े बहुत बर्तन जैसे कटोरी और स्टील के टिफिन बॉक्स भी थे। साइड में कुछ 100, 50, 20 और 10-10 के नोट भी थे। कावेरी जी ने सभी सामानों को एक कपड़े में समेटकर वैदेही को पकड़ाते हुए अंदर कमरे में रखकर आने को कहा। सामने दूसरे कमरे के दरवाजे पर नीलेश और सोनल ये सब देख रहे थे। नीलेश कुछ कहने को हुआ, पर सोनल के इशारे से चुप हो गया। धारा ने एक नजर ये सब देखा और अंदर कमरे में चली गई। वो अब क्या बोलती, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। इधर संजना के घर पर सुजीत जी घर के अंदर दाखिल हुए। सुधा, सुधा। सुजीत जी की तेज और गुस्से से भरी आवाज सुनकर सुधा जी किचन से निकलकर ड्राइंग रूम की तरफ आई और बोली, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? सुजीत जी गुस्से में बोले, संजना कहाँ है? सुजीत जी का गुस्सा देखकर सुधा जी भी सख्ते में आ गई। सुधा जी बोली, हॉस्पिटल से नहीं आई है अभी तक वो, पर हुआ क्या है, आप क्यों इतने गुस्से में पूछ रहे हो? सुजीत जी का गुस्सा देखकर सुधा जी भी चिंतित होने लगी। सुजीत जी खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए बोले, तुम्हारी बेटी के कारनामों की वजह से ये लड़की एक दिन हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ेगी। उनकी बात सुनकर सुधा जी ने परेशान होते हुए पूछा, क्या किया संजय ने जो आप इस तरह गुस्सा कर रहे हैं? सुजीत जी गुस्से में बोले, क्या किया है उसने? तुम्हें नहीं पता? ये जो भी हो रहा है ना सुधा, सब तुम्हारी शय पर हो रहा है। एक दिन बहुत पछताने वाली हो तुम। सुधा जी ना समझी से बोली, मैंने क्या किया है, ये किस तरह से बात कर रहे हैं आप मुझसे? सुधा जी भी अब गुस्से में आने लगी, पर तब भी उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल में रखा था, क्योंकि बात संजना की थी तो सब करना ही था। सुजीत जी भड़क गए, जिस पेड़ की छाया में बैठे हो ना, उसी पेड़ की जड़ें खोखली मत करो, वरना बर्बाद हो जाओगी। और ये काम तुम्हारी वो मूर्ख बेटी कर रही है, पर उसको पता नहीं है कि वो विशाल बरगद है जिसको खोखला करना या काटना नामुमकिन है। और उस पेड़ को बरगद बनाने में आपने ही अपना सहयोग दिया है पापा। संजना जो हॉस्पिटल से अभी अभी आई थी, उसने सुधा जी और सुजीत जी की बातें सुन ली थी और उसको देखकर सुजीत जी का गुस्सा और बढ़ने लगा। साथ ही संजना के जवाब ने आग में घी का काम किया। वो गुस्से में बोले, ये गलत सोच है बेटा तुम्हारी, बिल्कुल उस छिपकली की जैसी, जो छत से चिपक कर ये सोचती है कि घर की पूरी छत का भार उस पर है, और अगर वो हट गई तो छत नीचे गिर जाएगी। अब ये बताओ कि वो फाइल कहाँ है? सुजीत जी के पूछते ही संजना थोड़ी घबराई, पर तुरंत ही संभल भी गई और बोली, किस फाइल की बात कर रहे हैं आप पापा जी?
संजना पूरी तरह अनजान बनी हुई थी। सुजीत जी थोड़ी नरमी से बोले, तुम्हें अच्छे से पता है बेटा मैं कौन सी फाइल की बात कर रहा हूँ। संजना बोली, मुझे सच में नहीं पता कि आप कौन सी फाइल के बारे में पूछ रहे हैं। संजना अब भी पूरी तरह से अनजान बनने की कोशिश में लगी थी। सुधा जी बीच में बोल पड़ी, अगर कोई फाइल मिल नहीं रही है तो अच्छे से देख लीजिए, घर में या ऑफिस में ही कहीं रखकर भूल गए होंगे आप। इस तरह संजना पर सीधे तौर पर शक करके इल्जाम लगाना कहाँ तक सही है। सुधा जी की बात सुनकर सुजीत जी बोले, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, बल्कि मुझे पक्का यकीन है कि वो फाइल इसी के पास है। जिस दिन तुम मेरे पास बिना किसी काम के ऑफिस में आई थी उसी दिन मुझे शक हो गया था, पर आज पक्का यकीन है कि वो फाइल इसने ही गायब की है। संजना मासूम बनते हुए बोली, ये सच नहीं है पापा जी, मैंने कुछ नहीं किया। आप दूसरों के पीछे अपनी बेटी पर शक कर रहे हैं। सुजीत जी बोले, शक नहीं यकीन है, ये देखो। कहते हुए सुजीत जी ने अपने मोबाइल से एक सीसीटीवी फुटेज निकाल कर उसे दिखा दी, जो उसी दिन की थी। उसे देखते ही संजना के साथ सुधा जी का चेहरा भी सफेद पड़ गया। इसके बाद दोनों से कुछ बोला नहीं गया। सुजीत जी बोले, ये तो अच्छा था कि अभी विराज की शादी के कारण वो लोग व्यस्त हैं और ऑफिस के कामों पर ध्यान नहीं दे रहे, वरना जो हरकत तुम करके आई हो उसका पता दूसरे दिन ही लग जाता। पता है इस कुछ सेकंड की फुटेज को किस तरह से पूरे सिस्टम से गायब किया है मैंने, ये मैं ही जानता हूँ। कितना मुश्किल होता है ये सब पता भी है तुम्हें। अगर उन लोगों के हाथ लग जाती है फुटेज तो क्या इज्जत रह जाती है हमारी। क्या जवाब देता मैं उनको, कितने सालों के एहसान का इस तरह बदला चुकाया है हमने। और क्या कहा तुमने, दूसरे लोग, यही दूसरे लोग तुम्हें अपने घर की इज्जत बनाने की तैयारी में लगे हैं, जबकि क्या हैसियत है हमारी उन लोगों के सामने। वो चाहे तो एक से एक रईस घराने में अपने बेटी का रिश्ता कर सकते हैं, तो कर लेना। किसने मना किया है उन लोगों को अपने बराबर के लोगों में रिश्ता करने से। संजना ने गुस्से से बिफरते हुए कहा। सुजीत जी उसे समझाते हुए बोले, ये जहर तुम उस वंश ठाकुर की वजह से उगल रही हो ना। कितनी बार समझाया है बेटा कि वो लोग सही नहीं है, मैं जानता हूँ उन लोगों को। संजना बोली, मैं भी जानती हूँ अच्छे से, मैं बच्ची नहीं हूँ पापा, अपना भला बुरा सब समझती हूँ। वंश प्यार करते हैं मुझसे और मैं उनसे। सुजीत जी गुस्से में बोले, शर्म नहीं आती अपने बाप के सामने इस तरह से बात करते हुए। सुधा, देखा तुमने ये किस तरह मुंह जोरी कर रही है। सुधा जी की नजरें झुकी हुई थी। सुजीत जी आगे बोले, अगर वो सच में तुमसे प्यार करता ना बेटा तो इस तरह तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करता। अपने दम पर वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल करता, तुमसे चोरियां नहीं करवा रहा होता। इस तरह तुम्हारी इज्जत करता और सम्मान के साथ रिश्ता लेकर आता। देखो अपने आप को, मेरी पढ़ी लिखी काबिल डॉक्टर बेटी को क्या से क्या बना दिया है उसने। वो फाइल कहाँ है बेटा, बता दो, बहुत जरूरी फाइल है, नहीं मिली तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। सुजीत जी की बात का संजना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी देखकर सुजीत जी भी हार गए। संजना को चुप देखकर सुजीत जी निराश स्वर में बोले, बहुत जल्द तुम मुझे खो दोगी सुधा। दुख और झल्लाहट से कहते हुए सुजीत जी अपने कमरे में चले गए। सुधा जी का चेहरा चिंता की वजह से काला पड़ने लगा था। जो भी हो, अब सुजीत जी उनके लिए बहुत मायने रखते थे। उन्होंने संजना को देखा जो अपनी जिद पकड़े चुपचाप खड़ी थी। सुजीत जी के पीछे वो भी कमरे में चली गई। एक दिन शाम को थारा, जो अभी अभी ऑफिस से घर आई थी, उसके हाथ में बड़े से बॉक्स और गिफ्ट बैग को देखकर कावेरी जी की आंखें चमक उठी। वो हैरानी से बोली, अरे ये क्या है। सोनल, जो रसोई घर में काम कर रही थी, वो भी बाहर निकल कर आई देखने के लिए। सब कुछ देखकर उसकी भी आंखें चमक उठी। ये शादी का इनविटेशन कार्ड है मम्मी। धारा ने कावेरी जी को पूरा बॉक्स थमाते हुए कहा। सोनल आश्चर्य से बोली, शादी का कार्ड, वो भी ऐसा। अब तो सोनल भी उत्सुकता से देखने लगी। कावेरी जी सारे सामान खोलकर देखने लगी। शादी के निमंत्रण पत्र के अलावा महंगी मिठाई का डिब्बा और गिफ्ट के साथ छोटी सी लाल डिब्बी में चांदी का एक भारी और बड़ा सा सिक्का देखकर दोनों के चेहरे खिल गए। किसकी शादी का कार्ड है ये? सोनल ने डिब्बे से एक मिठाई का पीस उठाकर खाते हुए धारा से पूछा, और उसकी मिठाई खाते ही कावेरी जी तुरंत डब्बा बंद कर सारा सामान वापस समेटने लगी। भाभी, मैं जिस फर्म में काम करती हूँ वो इनके लिए ही काम करती है। शहर के जाने माने रईस
सुमेर प्रताप सिंह शेखावत जी के बेटे विराज प्रताप सिंह शेखावत की शादी का इनविटेशन है ये। आज उन्होंने ऑफिस में सभी के लिए ये भिजवाए थे। आंगन में लगे नल से हाथ मुंह धोकर आई दारा ने तौलिए से हाथ पोंछते हुए बताया। बड़े रईस लोगों से मिलना जुलना है तुम्हारा? सोनल ने मुंह बनाते हुए कहा तो धारा बोली, मिलना जुलना नहीं है भाभी, मैं काम करती हूँ उनके लिए बस, और कुछ नहीं, इसी नाते ये इनविटेशन मिला है मुझे, धारा ने कहा और कमरे में चली गई। तो क्या दिया, आप जाएंगे क्या शादी में? मुझे भी लेकर चल लेना, मुझे भी देखनी है बड़े लोगों की शादी। वैदेही भी कार्ड देख कर मचल उठी जाने के लिए और उसकी बात सुनकर सोनल मुंह बनाते हुए सबको चाय की कप देने लगी। नहीं, मैं तो नहीं जाने वाली इस शादी में, इतने रईस लोगों के बीच जाने की हैसियत नहीं है हमारी। कार्ड मिला है वो अलग बात है, दारा ने चाय का घूंट भरते हुए कहा और अपनी फाइनेंस की बुक उठाकर पढ़ने बैठ गई। जल्दी ही उसके एग्जाम्स होने वाले थे, जिसके बाद पक्की डिग्री धारा को मिल जाएगी। फिर उसके बाद किसी बड़ी जगह काम भी, जहां यहाँ से ज्यादा पेमेंट मिले। दारा की बात सुनकर वैदेही मन महसूस कर रह गई। आज विराज की शादी थी, हर और रौनक लगी थी। शादी की दुल्हन से सजी सुमेर जी की हवेली की रौनक ही कुछ और थी। रिश्तेदार और मिलने वालों, बिजनेस से जुड़े हर व्यक्ति के अलावा मीडिया हाउस का आज जमावड़ा लगा हुआ था। शहर के सारे होटल्स आज बुक थे। देश विदेश से आए मेहमानों के लिए विराज की सेहराबंदी की रस्म चल रही थी। सगे संबंधी मिलकर इस रस्म को पूरा कर रहे थे। ऑफ वाइट पर गोल्डन वर्क से बनी शेरवानी में आज विराज सच में ही किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। चेहरे पर आई रौनक से ही उसकी खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता था। सरस्वती जी आज अपने पारंपरिक परिवेश में भारी भरकम राजपुताना ड्रेस पहने वो विराज की नजर उतार रही थी। साथ में कलावती जी भी उनका हर रस्म में साथ दे रही थी। आज उनका भी पूरा परिवार आया हुआ था इस खुशी में शामिल होने। उनके पीछे सुरेखा जी भी पूरी तरह सजी धजी अपने बेटे को दूल्हा बने देख रही थी। अपने बेटे को दूल्हे के रूप में सजा देखकर उसके इतने बड़े हो जाने का एहसास जहां उनको अंदर से गद गद कर रहा था, वहीं बरसों पहले उनसे हुई गलती का दंश भी दिल में चुभ रहा था। शादी में उनको बुलाया जरूर गया था, पर एक मेहमान की तरह माँ के सभी फर्ज सरस्वती जी ही पूरे कर रही थी, क्योंकि विराज और मान को ममता की छाव उनसे ही मिली थी। प्यार दुलार के साथ दोनों बच्चों की परवरिश उन्होंने ही की थी और उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि बच्चों को माँ की कमी ना हो। आज इतने बड़े मौके पर उनको कैसे भुला सकते थे? और यही बात सुरेखा जी के दिल में चुभ रही थी, पर उनको अपनी गलती पता थी, तो चुपचाप चेहरे पर मुस्कान बनाए वो सारी रस्में होते देख रही थी। उनके साथ उनकी और अनुज जी की बेटी सौम्या खड़ी थी। अपने भाई की शादी में वो भी शामिल होने आई थी। उसके पूरे जीवन में एक या दो बार उसने सिर्फ विराज से कोई एक या दो बात की होगी। मान से तो इसकी कोई भी उम्मीद नहीं थी। हालांकि मान सौम्य से नफरत नहीं करता था, पर उससे कोई लगाव भी नहीं था। दूसरी तरफ सुमेर जी और रघुवीर जी सारी रस्मों को होते देखकर विराज को बारात रवानगी के लिए ले जाने का इंतजार कर रहे थे। सुमेर जी की आंखें भी नम थी बेटी को दूल्हा बना देखकर। वो दिल ही दिल में उसके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे थे और दिल को ये सोचकर तसल्ली दे रहे थे कि जो उनके साथ हुआ वो अपने बच्चों के साथ नहीं होने देंगे। मान का पूरा ध्यान अपने भाई पर ही था। साथ खड़ा वो सब रस्मों को होता देखकर शादी के पूरे मजे ले रहा था। उसने सुरेखा जी की तरफ देखा भी नहीं। उसका पूरा ध्यान अपने भाई की खुशियों पर था और वह कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था जिससे उसके पिता का दिल दुखे। परिवार में कोई भी इस खुशी में किसी भी तरह कमी नहीं चाहता था। बारात रवाना हो चुकी थी। महिलाओं को गाड़ियों से रवाना कर दिया था। जिसकी उम्मीद थी वही हो रहा था। बारात में पूरी रौनक मान और उसके दोस्तों ने लगा रखी थी। बिना नाचे तो विराज को भी घोड़ी नहीं चढ़ने दिया उसने, और दोस्त से ज्यादा उसका साथ आज दादा रघुवीर जी दे रही थी। उनकी नई पीढ़ी भविष्य की ओर अग्रसर थी। इधर टीवी पर शादी लाइव दिखाई जा रही थी, जिसे देखकर वैदेही मचल रही थी। क्या दी, देखो ना कितनी शानदार शादी हो रही है, आप क्यों नहीं गए शादी में? हम लोग भी चलते ना शादी में, इनविटेशन भी है, मुझे देखनी है ये शादी। टीवी पर चल रही शादी की फुटेज को देखकर वैदेही शादी में जाने को जरूरत से ज्यादा उतावली हो रही थी, तो धारा बोली,
एक बार मना किया ना वेदू, तू कोई बात आसानी से समझती क्यों नहीं है? आज ऑफिस की छुट्टी थी तो धारा घर पर ही थी और घर के कामों में लगी हुई थी। वैदेही चिढ़ते हुए बोली, नहीं आता मुझे समझ में, दिक्कत क्या है वहां जाने में? पूरा शहर, देश विदेश के लोग आए हैं शादी में, हम दोनों भी चलते तो क्या फर्क पड़ जाता किसी को? देखो ना कितना हैंडसम लग रहा है दूल्हा। दी चलो ना, मुझे देखना है सब। धारा अब उसे डांटते हुए बोली, एक बार मना कर दिया ना तो समझ जा। जा जाकर रसोई में मम्मी का हाथ बटा और मुझे कमरा समेटने दे। कितना बिखेर रखा है सब। घर में रहती है ये नहीं कि कुछ काम ही कर ले। एक कमरा व्यवस्थित नहीं रखा जाता तुझसे। देख पलंग के नीचे कितनी धूल मिट्टी और कचरा भरा है। धारा झाड़ू से सफाई करते हुए गुस्से में वैदेही को डांटे जा रही थी। वैदेही मुंह बनाकर बोली, मुझसे नहीं होता ये फालतू का काम, आप ही कर लो, मेरे हाथ दुखते हैं और रसोई में भाभी भी है, वो कर देंगी काम जो भी मम्मी बताएंगी। मुझे ये बताओ आप चल रही हो या नहीं? जिद छूट नहीं रही थी वैदेही की। धारा चिढ़कर बोली, एक बार मना कर दिया ना, अब दोबारा मत बोलना वरना इसी झाड़ू से तेरी मरम्मत कर दूंगी। धारा को गुस्सा आ ही गया था वैदेही की जिद देखकर, तो वैदेही बोली, क्यों नहीं जाना बताओ ना पहले। वो फिर भी ना मानी। धारा उसकी तरफ देखकर बोली, अपनी औकात देखी है उनके सामने? हमारे सबसे महंगे कपड़ों से ज्यादा महंगे तो उनके नौकरों की ड्रेस होती है। वहां जाकर किसी भिखारी से कम नहीं लगेंगे हम। और शादी देखनी है ना तो ये दिखा रहे हैं ना टीवी पर लाइव, देख ले सारा दिन यहीं बैठकर। अब मेरी जान मत खा वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बार धारा के धमकाने पर वैदेही कुट कर चुप हो गई और मुंह बनाकर टीवी देखने लगी, जिसमें बारात का भी कुछ अंश दिखाया जा रहा था। बार बार मान को अपने पिता के साथ बारात में डांस करते दिखाया जा रहा था। धारा की नजर टीवी की स्क्रीन पर गई तो मान को देखकर कुछ पल के लिए वो ठहर गई। आज वो दूर गगन में चमकते चांद की तरह हसीन लग रहा था, बहुत खूबसूरत, पर उसकी पहुंच से दूर। एक बार मिली थी उससे तो तुरंत ही पहचान भी गई थी। बारात पहुंच चुकी थी और वरमाला के लिए परिणीति थी पूरे उत्साह के साथ। शादी के जोड़ों और गहनों से लदी सजी धजी विराज की तरफ आ रही थी। सभी की नजरें उन दोनों पर टिकी थी। विराज भी पूरे उत्साह के साथ दूर से आती अपनी जीवन संगनी को देखकर मुस्कुराते हुए बाहें पसारे खड़ा था। दोनों अपने इस खास पल को एंजॉय कर रहे थे, पर मान की नजर कुछ ही कदम दूर खड़ी संजना पर थी, जो सुधा जी के साथ खड़ी सबके साथ उन नज़ारों को देख रही थी। संजना ने भी आज शादी के हिसाब से लहंगा पहना था। हल्के फुल्के बांधनी लहंगे में संजना सच में कोई राजकुमारी ही लग रही थी। खूबसूरत तो वो थी ही, इसमें कोई शक नहीं था, पर उसका रहन सहन और पहनावा ऐसा होता था कि कोई भी दिल हार जाए। मान अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं पा रहा था और सुरेखा जी, जिनकी नजरें कब से मान पर थी कि शायद वो एक बार उनको देख ले, मान की इस हरकत पर मुस्कुराए जा रही थी। सौम्या साथ खड़ी सामने विराज और परिणीता की होती वरमाला को देख रही थी। शादी की सारी रस्में पूरी करके विराज और परिणीता शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। नई बहू का स्वागत कर सारी रस्में पूरी हो चुकी थी। बाकी कुछ रस्में दूसरे दिन होनी थी। अधिकतर सभी मेहमान वापस जा चुके थे। जो कुछ खास परिवार के बच्चे थे वो हवेली में ही थे। परिणीता को कलावती जी ने अपने साथ ही रख लिया था। वो उसे भी आराम करवाने अपने रूम में ले गई थी और विराज भी रात भर का जगा थका अपने रूम में चला गया सोने। दोपहर का समय था, सभी अपने अपने रूम में आराम कर रहे थे। मान भी अपने कमरे में जा रहा था जब पीछे से उसे किसी ने पुकारा। आवाज सुनकर वो समझ गया, पर पीछे मुड़कर देखने का भी मन नहीं किया उसका। वो वहीं खड़ा रहा उसी मुद्रा में। वैसे भी काफी थक गया था, इतने दिनों से वो शादी के फंक्शन में बिजी था। अब शादी पूरी हुई तो रात भर जागने की वजह से उसे भी थकान हो रही थी और वो अपने कमरे में सोने ही जा रहा था जब मान ने उनकी तरफ नहीं देखा, ना ही उनकी पुकार का कोई जवाब दिया, तो वो ही उसके करीब आ गई। तड़प थी दिल में कि बेटा देखता भी नहीं है उनकी तरफ। अपने किए पर तो उनको कई बार अफसोस हुआ था, बहुत बार दुख भी मना चुकी थी, पर इस गलती की कोई भरपाई नहीं थी। वो जानती थी, पर अपने बेटे का व्यवहार दिल में और शूल चुभा देता था। मुझसे अब तक नाराज हो मान? उसके करीब आकर उन्होंने मान के कंधे पर हाथ रखना चाहा, पर मान ने खुद को दूर कर लिया।
कंधे पर हाथ भी ना रखने दिया। वो बिना पलटे बोला, नहीं, नाराज नहीं हूं मैं आपसे। उसकी बात सुनकर सुरेखा जी के दिल में हल्का सा सुकून उतरा, पर अगले ही पल जोश न तो लगा जैसे दिल सुहा हो गया हो, बल्कि नफरत करता हूँ। अच्छा होगा आप चली जाएं यहाँ से, कहते हुए उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर जाकर गेट लगाने लगा। लेकिन इस बार सुरेखा जी पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। वो भी कमरे में चली आई और मां ने उनको गुस्से और नफरत से देखा और बोला, मैंने कहा जाइए यहाँ से। सुरेखा जी बोली, माँ हूँ तुम्हारी, मुझे हक है तुमसे बात करने का। सुरेखा जी की आंखें अब बहने लगी थी। ओह रियली ग्रेट, तो आपको याद है कि आप माँ हैं मेरी, पर अफसोस मैं आपको भूल चुका हूँ। आप मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। प्लीज जाइए यहाँ से, मुझे आराम करना है। बड़े ही रूखेपन से माँ ने सुरेखा जी को बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा, प्लीज बेटा, क्या एक बार माफ नहीं कर सकते तुम मुझे, प्लीज। सुरेखा जी लगभग गिड़गिड़ा कर बोली, चेहरे पर याचना साफ दिख रही थी और मान के दिल में बने छाले फूटने लगी। और उनकी जलन में उसने सुरेखा जी को घूर कर देखा, फिर गुस्से में बोला, जब मैं तरसता था आपके लिए तब कहाँ थी आप? मुझे और भाई को रोता बिलखता छोड़कर चली जाती थी। तब याद नहीं आया आपको कि आप माँ हैं? और मेरे लिए तो मैं आपको एक बार माफ कर भी दूं, पर मेरे डैड के लिए कभी नहीं। देखा है मैंने उनको अकेलेपन में जीते हुए, वो ना बोले पर उनकी तरफ देखी है मैंने, फिर भी वो हंसते रहे सिर्फ हमारे लिए, कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो आप अकेले हैं। उनके लिए मैं कभी माफ नहीं करूंगा। मैं धक्के मार कर आपको कमरे से बाहर निकालूं, उससे अच्छा होगा कि आप खुद यहाँ से चले जाएं। मान गुस्से से हाँफ रहा था। थकान और गुस्से से उसकी आंखें अंगार हुई रखी थी। कुछ पल सुरेखा जी उसे देखती रही, फिर चुपचाप वहां से जाने में ही भलाई समझ कर निकल गई। आंखें गीली थी, आंसू गालों तक आ गए थे, जिसको उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछ लिया। मां ने गुस्से में जोर से दरवाजा बंद किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। आज उसने जीवन में पहली बार अपनी माँ से बात की थी, वो भी इस तरह। उसे तो ये भी समझ नहीं आता था कि वो उनको क्या कहकर पुकारे। सुरेखा जी अपने लिए सारे संबोधन खो चुकी थी मान की तरफ से। कुछ भी कह ले, थी तो वो उसकी माँ। अगर ये सब नहीं होता तो आज सब कुछ अलग ही होता। तब क्या वो बोलता इस तरह अपनी माँ से? दिल तो उसका भी दुखी था, आंखें उसकी भी नम थी। वो फ्रिज के पास आया और ठंडे पानी की बोतल निकाल कर पीने लगा। कुछ पानी पिया और कुछ उसने अपने सर पर डाल लिया। फिर सर झटक कर बाथरूम की तरफ चला गया और शावर के नीचे खड़ा होकर खुद को शांत करने लगा। उसके जीवन का सबसे दर्दनाक पहलू था ये, और जब भी इस हकीकत से उसका सामना होता था वो अंदर से टूटने लगता था। शादी में भी उसने अपने ऊपर बहुत कंट्रोल किया हुआ था। सुरेखा जी से दूरी बनाकर रखी हुई थी उसने, और जहां वो होती वहां से वो हट जाता था। एक नजर भरकर भी उसने अपनी माँ को नहीं देखा था पूरी शादी में। क्या जीवन की इन कड़वी यादों से कभी वो बाहर आ पाएगा? काफी देर तक वो इन्हीं सोचों में उलझा रहा। फिर वो वॉशरूम से बाहर आकर कपड़े चेंज करके सो गया, इस बात से बेखबर कि आने वाला समय उसके जीवन में ऐसा तूफान लेकर आएगा कि उसके जीवन में उथल पुथल मच जाएगी। आगे क्या होगा? वंश उस फाइल का क्या करने वाला है? क्या सुजीत जी इतना बड़ा झटका झेल पाएंगे? संजना वंश का साथ छोड़ देगी या वंश के लिए किसी भी हद तक गुजर जाएगी? क्या सुधा जी वंश की हकीकत जान पाएंगी? क्या मान संजना के धोखे को समझ पाएगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।